जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी टेक्निकल के 2019 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हुए हैं, जो कि 2019 में अगस्त से सितंबर महीने के बीच में जो रिटन टेस्ट हुई थी इंडियन आर्मी टेक्निकल की 2019 में, उसी के क्वेश्चन पेपर को हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए। और देखिए, ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में हम सभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम सभी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक करेंगे। मतलब कि टोटल आपके 25 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में होंगे। तो यदि आप सभी को इंडियन आर्मी का सिलेबस मालूम ना हो तो पहले चलिए सिलेबस देख लिया जाए। पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं इंडियन आर्मी टेक्निकल का। तो देखिए, टेक्निकल का जो सिलेबस है वो ये होता है कि इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंडियन आर्मी के हर एक एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, क्लर्क हो, कोई भी हो, 50 क्वेश्चन ही आते हैं। बस मार्किंग अलग अलग होती है। देखिए, 50 क्वेश्चन आएंगे और आपका देखो 4 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन पे मिलेगा। आपका 50 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल हो गया देखो आपका 200 मार्क्स। आपका टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपको पास करने के लिए 80 मार्क्स लाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, पास करने के लिए 80 मार्क्स लाने होंगे। और 80 मार्क्स कितने में मिलेंगे? तो 20 क्वेश्चन। आप समझ सकते हो, आप जब 20 क्वेश्चन सही करोगे तब जाके आप केवल इस एग्जाम में पास हो पाओगे। टफ तो है, काफी ज्यादा टफ है। और वैसे भी बोला जाता है कि इंडियन आर्मी में सबसे टफ जो एग्जाम होती है वो टेक्निकल की ही होती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि पढ़ाई जरूर कर लेंगे। अगर टेक्निकल के बंदे हो ना, तो देखो दौड़ में तो कोई भी इशू नहीं है। दौड़ तो हल्का ही होता है। दौड़ में आपको एक्सीलेंट नहीं आना है, आपको कोई मार्किंग नहीं है, तो दौड़ तो वैसे भी आसानी होगा। लेकिन एग्जाम काफी टफ होगा टेक्निकल वालों का। तो इसीलिए ध्यान से करना। देखो 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, टोटल हो गया 200। पासिंग मार्क्स है 80 नंबर पास करने के लिए लाना है। मतलब 20 क्वेश्चन सही करोगे तब जाके पास होगे। अब देखो, इसमें जो है आपका 1/2 कटिंग है। ठीक है, मतलब कि जब आप 2 गलती करोगे तो आपका एक क्वेश्चन काट दिया जाएगा, एक क्वेश्चन का मार्क्स काट दिया जाएगा। मतलब 4 नंबर कट जाएगा आपका 2 गलती करने पर। चलो, ये हो गया। अब देख लेते हैं किस किस टॉपिक से कैसे कैसे आता है। तो देखो, जीके और रीजनिंग। ठीक है, जीके और रीजनिंग से टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे। इस 10 में क्या होगा कि 5 आपका जीके का होगा और 5 आपका रीजनिंग का होगा। ठीक है, जीके और रीजनिंग से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 जीके का और 5 रीजनिंग का। आगे देखो, आगे आएगा दोस्तों आपका फिजिक्स। आगे फिजिक्स आएगा आपका, और फिजिक्स में आपके टोटल होंगे 15 क्वेश्चन। और फिर आएगा देखो आपका मैथ। तो मैथ से जो आपके होंगे वो होंगे देखो यहाँ पे 15 क्वेश्चन। और फिर आएगा देखो आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से भी आपके होंगे टोटल 15 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री, सॉरी की, तो केमिस्ट्री से 10 ही होंगे। 10 देख लो, 10 और 10 हो गए 20 और 15 15 30, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लिया जाए। अगर आप सभी को और डीपली जानना हो इंडियन आर्मी टेक्निकल के सिलेबस को, कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से सवाल किया जाएगा, अगर आपको पूरा डीपली में जानना हो इंडियन आर्मी टेक्निकल के सिलेबस को, तो आपको हमारे आई बटन पर उसका लिंक दिया जा चुका होगा, और फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल गया है। तो चलिए अब शुरू कर लिया जाए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 किया गया, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था। ठीक है, हमसे पूछा गया अर्जुन पुरस्कार शुरू कब किया गया था। ऑप्शन है ए 1952, बी 1961, सी 1965 या फिर डी 1975। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा 1961। 1961 में जो है आपका अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत किया गया। अब देखो, अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो खेल विभाग में। ठीक है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार में क्या होता है, देखो एक कांस्य की प्रतिमा होती है जिसमें अर्जुन जो है तीर साधे खड़े होते हैं, और इसमें करीब 5 लाख रुपए के करीब राशि भी दी जाती है, सम्मान की राशि। चलिए, ये हो गई खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल करेंगे। नंबर 2 2 नंबर सवाल हमसे किया गया है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। हमें बताना है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ए ऑप्शन है 7, बी है 9, सी है 5 और डी है 6। ये ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जाने से पहले हम समझ लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है वैसा जगह जिस जहां पर केंद्र का शासन हो। आप जब केंद्र शासित को तोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, केंद्र है एक तरफ और एक तरफ शासित, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जहां पर केंद्र का शासन चलता हो उसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में 2 ऐसी जगह हैं, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर इलेक्शन होता है, जहां पर चुनाव किया जाता है। एक तो है दिल्ली, और एक और है, मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो कौन सी जगह है, वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे इलेक्शन होता है। एक तो आपका दिल्ली हो गया। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से सब में केंद्र का ही शासन चलता है। बस केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से एक हो गया दिल्ली और एक और है, उसका नाम मुझे आपको बताना है, जहां पर कि चुनाव होते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। तो चलिए देख लिया जाए, क्वेश्चन पे आते हैं। आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताना। एक तो हो गया दिल्ली, जहां पर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होता है, और एक और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर चुनाव होता है, वहां पर मुख्यमंत्री का शासन चलता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ठीक है,
7, 9, 5, 6। अब देखो ये जब ट्यूशन किया गया था ना, तो ट्यूशन किया गया था आपका अगस्त से सितंबर महीने में, जब एग्जाम हुआ था इंडियन आर्मी का, तब ये ट्यूशन किया गया था। अब देखो बात की जाए तो पिछले साल और अगस्त में ही एक राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और अब बताओ कौन था, तो वो याद होगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर को 370 के जो स्पेशल उन्हें दिया गया था, जो उनका स्पेशल उन्हें प्राप्त थी, उनकी स्पेशलिटी को हटा के अब 370 को हटा के, पहले वो राज्य थे, ठीक है, पंच शासित प्रदेश, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन उसे राज्य का दर्जा हटा के वहां से 370 हटा के अब उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। आप सभी ये जानते हो। तो देखो जब एग्जाम हुआ था ना, तब तक केवल 7 थे, ठीक है, जब एग्जाम हुआ था तब तक केवल 7 थे, तब तक जम्मू कश्मीर एक राज्य था। लेकिन एग्जाम होने के बाद जो है जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया और जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ा गया और उनसे 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कराया गया। तो समझ चुके होंगे कि पहले 7 थे और उसमें राज्य था जम्मू कश्मीर, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ा गया और तोड़कर 2 और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब कितना हो गया, तो 7 और 2 इधर से आए तो कितना हो गया, 9। मतलब टोटल अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश वो 9 है। इसका सही उत्तर हो गया देखो बी, और बी में कितना है, 9। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। नंबर 3 थर्ड नंबर सवाल दिया गया, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। हमें बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर, सी सरोजिनी नायडू, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। इसका सही उत्तर बी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। और 4 नंबर सवाल हमसे किया गया, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। हमें बताना है कि किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी नर्मदा, या फिर डी लूनी। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा डी लूनी। लूनी को जो है नमक की नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5वां नंबर सवाल। और ये जो 5वां नंबर सवाल होगा वो टेक्निकल का जीके का आखिरी सवाल है, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा। नंबर सवाल किया गया, भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है। ठीक है, हमें बताना है कि भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है। ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी वैशाली, या फिर डी कपिलवस्तु। इसका देखिए सही उत्तर होगा वैशाली। महावीर स्वामी का, महावीर जैन का जन्म स्थल कहाँ कौन सा है, तो वो है सी वैशाली। और कपिलवस्तु जो है वो सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक जीके कंप्लीट हो गया। आपके केवल 5 ही जीके आते हैं टेक्निकल वालों के। अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके टोटल यहाँ से 5 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 10 तक। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर सवाल हमसे किया गया, किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तो लिख लेंगे। चलिए तो CLOCK, क्लॉक को वो लोग क्या लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं KCOLC। तो स्टेप्स, बताना है कि स्टेप्स को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो देखिए जस्ट उल्टा कर दिया गया। देखो ध्यान से, ये के लास्ट में था, यहाँ पर के पहले है, सी लास्ट में था, यहाँ पे सी पहले है, ओ यहाँ था, ओ आ गया, एल यहाँ था, एल आ गया, और सी सबसे पहले था, तो सी को देखो सबसे लास्ट में कर दिया गया है। मतलब कि पीछे वाले को उधर आगे लिखा जा रहा है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो क्या है एस, फिर है पी, फिर देखो है ई, फिर है टी, और फिर है एस। देखो ये कहाँ पे मिल रहा है, SPETS, तो देखो यहाँ पे SPETS। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। 6ठा नंबर सवाल। हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 7वां नंबर सवाल करेंगे। 7वां नंबर सवाल हमसे दिया गया है, रिक्त पद को भरे। ठीक है, हम इस पद को भरने के लिए बोला गया। पहले वो पद लिख देते हैं। पद क्या है, तो देखिए पद है आपका ACEG डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर है के। क्या होगा देखते हैं। देखिए ए के बाद आ रहा है सी, छुटा हुआ क्या है, तो छुट रहा है बी। ठीक है, अब सी के बाद आ रहा है ई, तो छुटा हुआ क्या, देखिए डी। ई के बाद आ रहा है जी, मतलब छुटा हुआ क्या है, एफ। इसी तरीके से यहाँ जी के बाद क्या आना चाहिए, जी के बाद आता है एच, तो एच को छोड़ेंगे और यहाँ पे होगा अगला पद आई, और आई के बाद उसी तरह अगला पद जे छोड़ेंगे, आई जे, फिर होगा के। तो सही बैठा, देख लिया आप सब। एक एक पद को छोड़ा जा रहा है, उसके आगे वाले एक पद को छोड़ा जा रहा है। जैसे ए था तो लिखा सी, बी छोड़ दिया, सी था तो लिखा ई, डी छोड़ दिया, ई था तो लिखा जी, एफ छोड़ दिया। उसी तरह जी था तो यहाँ पे हम लोग करेंगे आई, एच को छोड़ देंगे, और आई हो गया तो जे छूटेगा तो हो गया के। इसका सही उत्तर हो गया ए नंबर 7 का हो जाएगा ए। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 8वां नंबर सवाल कर लेते हैं। नंबर 8 8वां नंबर सवाल हमसे किया गया है कि श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात करें। ठीक है, हमें ये श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में से हमें गलत पद को ज्ञात करना है। तो पहले चलिए श्रृंखला को लिख लेते हैं, जो हमें सीरीज श्रृंखला दी गई है। तो श्रृंखला 5 10 40
80, 320 और देखो 550, ये हो गया। अब देखते हैं क्या हो रहा है, देखो गुना के फॉर्म में चल रही है, गुना हो रहा है। तो गुना में देखेंगे कैसे चल रहा है, तो देखो ये 5 गुना 2 कितना हो गया 10। अब देखो ये क्या है 10 गुना 4 हो रहा है, ये 10 चौका 40। अब ये क्या है, तो ये देखो ये आपका फिर 2 से गुना हो रहा है, देख लो 40 दूनी 80। अब ये क्या है, तो ये देखो ये फिर आपका 4 से गुना हो रहा है। तो अगले वाले में कितना होगा आप बताओ, यहाँ पे 2 4 फिर 2 फिर 4, तो उसी तरह अगले से कितना होगा 2 से गुना होना चाहिए। समझ चुके हैं आप सब। देखो 2 से गुना हो रहा है, तो अगले वाले में 4 से गुना हो रहा है, फिर वापस उसी टर्म पे लौट रहा है, फिर 2 से गुना हो रहा है और फिर 4 से गुना हो रहा है। तो 4 के बाद वापस कितने पे हम लौटेंगे, वापस 2 पे लौटेंगे, तो 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं 320 गुना 2 कितना होगा। तो देखो जब 320 गुना 2 करोगे तो आपका 640 होगा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 550। तो इसका मतलब क्या होगा, डी जो है वो गलत है। गलत पद कौन सा है, डी, क्योंकि वहां पर 640 होना चाहिए, क्योंकि देखो 5 दूनी 10, 10 चौका 40, पर 2 और 4 हो गया, फिर 2 और 4 हो रहा है, 40 दूनी 80 और 80 चौका होता है 320, तो फिर 4 हो गया, 2 4 और फिर 2 पे आएंगे, तो 320 दूनी होना चाहिए आपका 640, 320 दूनी 640 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 550। हम लोग गलत, सही उत्तर क्या हो गया, तो सही उत्तर है 550। 550 जो है वो गलत पद है। हम क्वेश्चन नंबर 9 9 नंबर सवाल करेंगे। नंबर 9 9 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है। देखो ये जो है इसमें संबंध बताना है, ठीक है। जिस तरह बुक से रीड में संबंध है, उसी तरह में स्पीच का संबंध बताना है इन चारों में से किसी एक में। तो चलो पहले देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया बुक, बुक का संबंध किससे, रीड से। मतलब क्या, बुक क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है। बुक का संबंध है देखो रीड से, मतलब ये किताब है, किताब को हम सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने की क्रिया होती है किताब के साथ। फिर उसी तरह यहाँ पे ये देखो, ये एनालॉजी का किसी ने संबंध पता करना होता है, एनालॉजी एक चैप्टर है उससे है। अब देखो बुक रीड, ठीक है, मतलब बुक के साथ हम कौन सी क्रिया करते हैं, तो रीड पढ़ते हैं। उसी तरह देखो स्पीच, ठीक है, स्पीच, स्पीच मतलब हो गया भाषण। तो भाषण के साथ हम कौन सी क्रिया करेंगे, क्या करते हैं, जब कोई भाषण देता है तो ए कॉपी करते हैं, उसको लिख लेते हैं, या फिर बी डिक्टेट करते हैं, उसी को दोहराते हैं, वो जो बोल रहा है उसको, या फिर सी सुनते हैं, या फिर डी इग्नोर करके उठ के भाग जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। ना ही हम स्पीच को कॉपी करके चुराते हैं, ना ही बी डिक्टेट करते हैं, उसी को दोहराते हैं, ना ही डी उसको इग्नोर करके जाते हैं। जब कोई भाषण देता है, जब कोई स्पीच देता है, तो उसको हम लोग लिसन करते हैं, मतलब कि लिसन मतलब होता है देखो सुनना, तो उसको हम लोग सुनते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। सी में क्या है, तो सी में देखो आपका लिसन। जब भी कोई भाषण देता है तो उसे हम लोग सुनते हैं, उसे लिसन करते हैं, उसे हम लोग सुनते हैं। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 10, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखो वो रीजनिंग का आखिरी हो गया। अब उसके बाद आपका फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 10वां नंबर सवाल जो है वो देखो वो रीजनिंग का आखिरी सवाल है। अब इसके बाद देखो आपके 5 रीजनिंग के कंप्लीट हो गए, 5 जीके जैसे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आगे 15 हम लोग करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है देखो ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग में आता है, आपको डिकोड करना है। यदि पहाड़ को हवा, ठीक है, पहाड़ को वो हवा बोल रहा है, हवा को पानी बोल रहा है, पानी को दवा बोल रहा है, और दवा को चंद्रमा, ध्यान से देखना इसे, दवा को चंद्रमा और चंद्रमा को सूर्य कहा जाता है, तो डॉक्टर मरीज को क्या देता है, ठीक है। अब देखो डॉक्टर मरीज को क्या देता है, आप सभी जानते हो डॉक्टर मरीज को दवा देता है, ठीक है। डॉक्टर मरीज को क्या देता है, दवा। तो आपका दिमाग में यहाँ पे दवा देता है, इसलिए बी ऑप्शन में दवा, तो दवा मार देते हैं। ये ध्यान में आया ना कि डॉक्टर मरीज को क्या देता है, सिंपल सी बात है, दवा देता है, और दवा बी ऑप्शन में है, तो बी सही होगा। बी मार देता हूं तो बिल्कुल नहीं, बी तो आपका बिल्कुल ही नहीं होगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, दवा को चंद्रमा, दवा को क्या बोल रहा है यहाँ पे, चंद्रमा। तो इसीलिए डॉक्टर मरीज को दवा तो देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दवा को क्या बोला जा रहा है, तो दवा को बोला जा रहा है चंद्रमा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो वो हो गया सी, और सी में क्या है आपका, तो वो हो गया चंद्रमा। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 से आपका फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे आपका टोटल 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लिया जाए फिजिक्स को। 11 नंबर सवाल हमसे किया गया है, विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थ से निकले हुए बीटा कण निम्न में से क्या धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 नंबर सवाल। तो 11 नंबर सवाल है, विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थ से निकले हुए बीटा कण निम्न में से क्या धारण करते हैं। ए समान झुकाव, बी समान गति, सी समान घनत्व, या फिर डी समान द्रव्यमान। तो देखो इसका सही उत्तर है डी, और डी में क्या है, तो डी में हो गया समान द्रव्यमान। विभिन्न जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं वो अपने निकले हुए बीटा कण से क्या प्राप्त करते हैं, तो वो प्राप्त करते हैं समान द्रव्यमान। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल कर लेंगे।
4 नंबर सवाल हमसे किया गया, गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है। हमें बताना है कि गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है ए द्रव्यमान व वेग, बी घनत्व, सी ऊर्जा या फिर डी चार्ज। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान व वेग। सही उत्तर होगा ए। क्यों होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या होगा, द्रव्यमान व वेग होगा ए। और क्यों होगा वो समझ लो कि देखो इसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। mv में क्या आ गया आपका, एम से आ गया, एम से मास और वी से वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान और वेग। समझ गए आप सब। mv² होता है, mv² तो इसका फॉर्मूला 1/2 mv²। जब भी आपको गतिज ऊर्जा का मान निकालना हो, गतिज ऊर्जा का वैल्यू निकालना हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, हमने अपने पिछले क्लास में बता दी है। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 mv²। अब देखो mv² मतलब क्या हो गया, एम से मास द्रव्यमान और वी से वेलोसिटी आपका वेग हो गया। तो इसी तरह मतलब किसका किससे निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग से। अब देखो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना कि आप देखो कहीं कहीं पे बोलते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान ऊर्जा पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा है इसलिए इसका मान ऊर्जा पर निर्भर कर गया, आंसर आ गया। तो बिल्कुल नहीं, गतिज ऊर्जा का मान ऊर्जा पर निर्भर नहीं बल्कि द्रव्यमान और वेग पर करता है। क्योंकि गतिज ऊर्जा का वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 mv²। और एम से होता है मास और वी से वेलोसिटी, देखो द्रव्यमान और वेग मिलता है। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर सवाल देखेंगे। 13 नंबर सवाल हमसे किया गया, यदि किसी धातु का ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध, ठीक है, बताना है कि यदि किसी धातु का ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, या फिर आपका हो गया डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसे जैसे धातु का ताप बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो है प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो आंसर क्या हो गया, ए में क्या है, तो ए में है देखो आपका बढ़ता है। समझ गए आप सब। जैसे जिसका ताप बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप स्थिर है तो प्रतिरोध भी स्थिर है, ताप घट रहा है तो उसका प्रतिरोध भी घट रहा है। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल करेंगे। 14 नंबर सवाल हमसे किया गया, जब सूर्य उगता है और डूबता है तो सूर्य के आसपास का रंग लाल किस कारण से दिखलाई पड़ता है। क्या पूछा गया है, जब सूर्य उगता है और डूबता है तो सूर्य के आसपास का रंग लाल किस कारण से दिखलाई पड़ता है। ऑप्शन है ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का अपवर्तन, या फिर डी प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे तो आप सब करना ही करना। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई पड़ता है। लाल क्यों दिखाई पड़ता है उगते और डूबते समय, क्योंकि देखो सूर्य अपने वास्तविक समय से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है। तो वो 2 मिनट पहले दिखने की वजह से जो सूर्य है वो हमसे दूर होता है। ठीक है, दूर होता है और उस लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग ही केवल सूर्य का हमारे आंखों तक आ पाता है, इसलिए सूर्य के आसपास का क्षेत्र जो है लाल हो जाता है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल करेंगे। 15 नंबर सवाल हमसे किया गया है, सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक क्या है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक क्या है। हमें बल का मात्रक बताना है सीजीएस पत्ती में क्या होता है। तो ए अर्ग, बी डाइन, सी सेंटीमीटर क्यूब, या फिर डी हो गया पास्कल। तो देखिए इसका सही उत्तर होता है बी डाइन। डाइन जो है आपका सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर सवाल करते हैं। 16 नंबर सवाल किया गया कि मानव नेत्र की निकटतम बिंदु क्या है। हमें बताना है मानव नेत्र का निकटतम बिंदु क्या है। तो देखो ए ऑप्शन है 0.25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 2 मीटर, या फिर डी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 25 सेंटीमीटर जो है मानव नेत्र का निकट बिंदु है। निकटतम दूरी है मानव नेत्र का 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होता है अनंत, वो जितना देख पाए उतना। हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर सवाल कर लेंगे। 17 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है, आवेश का मात्रक क्या है। ठीक है, हमसे आवेश का मात्रक पूछा गया है। ऑप्शन है ए एम्पियर, बी एमीटर, सी मीटर, या फिर डी कूलाम। तो देखिए सही उत्तर होता है कूलाम। जो आवेश का जो सही मात्रक है वो है आपका कूलाम। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल कर लेते हैं। 18 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है, किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, हमें बताना है किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी नीला, या फिर डी पीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और नीला का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। समझ गए आप सब। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और नीला का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल कर लेंगे। 19 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच कितना कोण बनता है। ऑप्शन है ए 45, बी 60, सी 90 डिग्री, या फिर डी 180 डिग्री। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये करीब 4 से 5 साल से कंटिन्यू इंडियन आर्मी टेक्निकल के क्वेश्चन पेपर में किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लेना जो भी कर पाओ। देखो
पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच जो कोण बनता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच में कोण बनता है 90 डिग्री का। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 20 20 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है, किसी वस्तु को तरल में रखने पर वस्तु से विस्थापित तरल द्वारा ऊपर की ओर संपादित बल को क्या कहते हैं? ए घर्षण बल, बी उत्पादक बल, सी अभिकेंद्रीय बल या फिर डी गुरुत्वीय बल। तो देखिए, जो भी बल ऊपर की ओर विस्थापित होती है, ऊपर की ओर संपादित होती है, उसे हम सब उत्पादक बल के नाम से जानते हैं। बी आंसर हो गया हमारा। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 21 21 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है, एसआई पत्ती में बिजली का मात्रक है, ये एम्पियर, बी कूलाम, सी ओम या फिर डी म्यू। तो देखिएगा सही उत्तर होगा एम्पियर। एसआई पत्ती में बिजली का जो एसआई मात्रक है वो है आपका, देख लो यहाँ पे, एम्पियर। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल कर लेते हैं। 22 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है, सीजीएस पत्ती में घनत्व का मात्रक क्या है? ठीक है, हमसे सीजीएस पत्ती में घनत्व का मात्रक पूछा गया है, ए सेंटीमीटर क्यूब, बी मीटर क्यूब, सी डाइन या फिर डी पास्कल। तो इसका सही उत्तर होगा ए सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस पत्ती में घनत्व का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब है। हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल कर लेंगे। 23 23 नंबर सवाल है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन का नाम बताएं। रॉकेट में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो हमें बताना है, ए नोदक, बी विशेष तेल, सी सोलह या फिर डी पेट्रोल। इसका सही उत्तर होगा बी विशेष तेल। रॉकेट में जो है प्रयुक्त ईंधन का नाम है विशेष तेल, हिंदी में इसे विशेष तेल बोला जाता है। हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 24 24 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? ठीक है, हमें बताना है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है। ऑप्शन है, ए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, बी 12.2 किलोमीटर पर सेकंड, सी 16 किलोमीटर या फिर डी देखो 20.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखो इसका सही उत्तर होगा ए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी की सतह पर जो पलायन वेग होता है वो होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 25 इस पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए शुरू की जाए। क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है, गिरती हुई वस्तु की क्या विशेषता है? बताना है गिरती हुई वस्तु पर की क्या विशेषता है। ए गुरुत्वाकर्षण, बी बल, सी त्वरण या फिर डी घनत्व। तो देखो आपको तो ऐसे ही समझ में आएगा जो वस्तु गिर रही है उस पर क्या लगता है, आप तो एकदम फटाक से समझ गए होंगे कि क्या होगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो आया होगा वो होता है गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि हम सब बचपन से पढ़े हैं कि ऊपर से जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो त्वरण होगा। और त्वरण क्यों होगा? क्योंकि गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है। ठीक है, यही देखो आर्मी आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। यदि जब भी अक्सर पूछा जाए कोई गिरती हुई वस्तु पर क्या निर्भर करता है, एक गुरुत्वाकर्षण और त्वरण यदि दोनों हो तो आपको त्वरण पर चलना है। क्यों त्वरण पर चलना है? क्योंकि गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण लगता है। ठीक है, गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? त्वरण होगा। हाँ, अगर आपका ऑप्शन में त्वरण नहीं है तो आप गुरुत्वाकर्षण पर जा सकते हैं। यदि आपका जो क्वेश्चन किया गया उसमें यदि ऑप्शन में आपका त्वरण नहीं है तो आप गुरुत्वाकर्षण पे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण दोनों है तो आप त्वरण पे चलेंगे। आप गुरुत्वीय त्वरण होता है तो आप त्वरण की ओर चलेंगे। तो सही उत्तर क्या हो गया? सी और त्वरण, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं हम? तो इसी को लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण। चलिए हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब कल से हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे। कल हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें हम सभी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका मैसेज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।